1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में ग्रेट ग्रांड दरबार ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको आज हम मालवीय पार्क बोलते हैं। और इस दरबार में वाइसरॉय कैनिंग बोलता है कि 250 साल से चले आ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आज खत्म होता है और आज से क्वीन का हाथ आप लोगों के ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पावर का ट्रांसफर देखने को मिलता है गवर्नमेंट से डायरेक्टली क्राउन पे। इस स्पीच में जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट था वो ये कि सरकार अब से किसी भी रिलीजियस मैटर पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। हालांकि इस स्पीच को सुनने के लिए केवल कुछ ही इंडियंस अवेलेबल थे, लेकिन उन पर भी ये वर्ड्स एप्लीकेबल नहीं हुए। और इसी इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय का जन्म होता है, जिनकी पॉलिटिक्स रिलीजन के बहुत ही क्लोज थी। और उन्होंने बोला ये क्वीन का प्रोक्लेमेशन इंडिया के लिए मैग्ना कार्टा है। दोस्तों, ये इलाहाबाद आगे जाकर पॉलिटिक्स और रिलीजियस गैदरिंग का एक मेजर सेंटर बनता है, इंक्लूडिंग महाकुंभ, जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा बिलीफ है कि ये कुंभ मेला कितनी पुरानी रिलीजियस गैदरिंग है। हिस्टोरियन कामा मैकलिन बोलते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो इस मेले की पवित्रता इस बात से कनेक्ट करते हैं कि ये कितना पुराना है और कितना पवित्र है। और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन 18th और 19th सेंचुरी में कुछ ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसके बाद इस मेले की इमेज बिल्कुल चेंज हो गई। दोस्तों, स्टार्टिंग में ये मेला केवल हरिद्वार से रिलेटेड था और इस मेले की टाइमिंग एस्ट्रोलॉजिकली डिसाइड की जाती थी। दैट मीन्स हरिद्वार इज द ओनली प्लेस वेयर कुंभ राशि इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। और यही रीजन है कि हरिद्वार को कुंभ बोला जाता था। और इसी के साथ ये माना जाता है कि ये जो कुंभ की साइकिल है इसमें अदर फेस्टिवल भी कनेक्टेड है, जैसे प्रयागराज का माघ मेला और नासिक और उज्जैन का सिंहस्थ मेला। टाइम के चलते ये 4 सिटीज में आइडेंटिफाई होने लगा और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है प्रयागवाल्स का। ये लोकल प्रीस्ट थे और इन्होंने पहली बार 1800 में इलाहाबाद में मेला ऑर्गेनाइज किया। इसका रीजन ये था कि जो इलाहाबाद में माघ मेला था उसमें भक्तों की भीड़ को लंबे समय तक कंसंट्रेट रखने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट होता है। प्रयागवाल बेसिकली चाहते थे कि अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने फेस्टिवल को प्रोटेक्ट करना है तो इस तरीके से बड़े फेस्टिवल करना ही पड़ेगा। प्रयागवाल के साथ एक नाम और आता है अखाड़ों का, जो इस कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज करने के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, क्योंकि उस दौरान भारत की कंडीशन ये थी कि 1700 में मुगल अंपायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये अखाड़े एक पावरफुल फोर्स की तरीके से इमर्ज होते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा था, जमीन थी और ये ट्रेड भी करते थे। अपनी पावर का यूज करते हुए इन अखाड़ों ने पहली बार इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक में मेला ऑर्गेनाइज किया और देखते ही देखते प्रयागराज का मेला लार्जेस्ट मेले की तरह इमर्ज होता है। ये पूरी कहानी चल रही है 18th सेंचुरी के मिड में, स्पेशली 1857 के रिवोल्ट के बाद, जब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल आगरा तबाह होती है। उसके बाद कैपिटल इलाहाबाद शिफ्ट की जाती है, ये सोच के कि ये यूरोपियन पॉपुलेशन से सेफ रहेगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 18th सेंचुरी में ये इलाहाबाद मोफेसिल की तरह नहीं बल्कि क्वीन ऑफ नॉर्थ की तरह ट्रीट होने लगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि अब अगर इलाहाबाद में कुछ किया तो उसका अंजाम वही होगा जैसा कि 1857 के रिवोल्ट में हुआ था। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सीलेंस थिंकिंग का। और यही देखते हुए इलाहाबाद बहुत तेजी से ग्रो होता है। हाई कोर्ट स्टैब्लिश होती है, म्योर सेंट्रल कॉलेज स्टैब्लिश होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, जिसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट की भीड़ बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्रिएशन की जड़ें कनेक्ट होती हैं, जिसमें इलाहाबाद मेले का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। 19th सेंचुरी में ये कुंभ मेला नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स और रिलीजियस एक्टिविटीज का एक प्लेटफॉर्म बनता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रही थी। सो रिलीजन बिकम अ थ्रेटर ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटीज। दोस्तों, जिस तरीके से इलाहाबाद में कुंभ मेला पॉपुलर हो रहा था, उसी तरीके से अदर पार्ट में गणेश चतुर्थी और डांडिया जैसे फेस्टिवल भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। कुंभ मेले का इतना पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हिंदू लॉबी का इन्फ्लुएंस था, जो एग्जाम्पल बना ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि आपको भारत के रिलीजियस मैटर को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। और इस फेस्टिवल को मजबूत बनाने के लिए इसकी प्रैक्टिसेस में लगातार चेंजेस किए गए, क्योंकि इंडियंस के माइंड में अब धार्मिक रीति रिवाज अधिकार बन गए थे। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मेले में लग्जरियस प्रोडक्ट रखे जाते थे, जो पर्शिया, अरब और यूरोपियन कंट्रीज से मंगवाए जाते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के मिड में ये सारे प्रोडक्ट चेंज किए गए और इनकी जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और पूजा सामग्री रखी जाने लगी। एट द सेम टाइम जो मुस्लिम मुंडन करते थे, फ्लावर बेचते थे, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज अपना प्रोपेगेंडा फैलाते थे उनको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया। और साथ ही 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इस कुंभ मेले में नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करना स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे ऊपर मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और परसोत्तम दास टंडन का नाम आता है। इन सारे फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ आने वाले सभी भक्तों को अदर साइड में जाने के लिए बहुत जोर दिया, जैसे मालवीय पार्क, आनंद भवन और भरद्वाज आश्रम।
जहाँ पर रिलीजियस फेस्टिवल के साथ पॉलिटिकल मीटिंग भी होती थी। और देखते ही देखते ये कांग्रेस का परमानेंट कैंप बन गया और उधर साधु स्वदेश और नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, जिसको उस टाइम की लोकल प्रेस के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से कवर किया जा रहा था। दोस्तों 1907 के मेले में बाल गंगाधर तिलक भी आए थे, जिसको देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल शॉक थी, क्योंकि उन्हें पता था कि किस तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल के लिए उनके नाक में दम किया हुआ था। और यहाँ पर तिलक स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग भी करते हैं जिसमें स्वदेश का मैसेज स्प्रेड किया जाता है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें ज्वाइन करते हैं और नेशनलिस्ट मूवमेंट की आग और तेजी से बढ़ जाती है। 1920 में जब तिलक की डेथ होती है तो उनकी राख को इसी इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे और मोतीलाल नेहरू के साथ भक्तों की एक बहुत ही बड़ी भीड़ थी। और इस मेले को 1930 में कांग्रेस ने एक्टिवली यूज किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। इस मैसेज के दौरान सन्यासियों ने फेस्टिवल को पॉलिटिकल रैलीज में कन्वर्ट करने में एक लीडिंग रोल प्ले किया। साथ ही 15 सन्यासियों ने हरिद्वार मेले में नेशनल सॉन्ग भी गाया और ऐसा ही कुछ नजारा इलाहाबाद मेले में भी था। आर्य समाज के लीडर स्वामी परमानंद लोगों में पैम्फलेट दे रहे थे, जिसमें नशीले पदार्थ और विदेशी वस्तुओं से दूर रहने के लिए बोला जा रहा था। इन सारी एक्टिविटीज को अगर हम एक सेंटेंस में बोले तो नीटेड कांग्रेस पॉलिसी विद रिलीजियस सैंक्शंस। इस कुंभ मेले में सबसे बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती है 1936 के अर्ध कुंभ मेले के दौरान, जहां पर स्वदेशी लीग की लहर के चलते भारत माता की मूर्ति डिस्प्ले की जाती है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बना जाते हैं लाउड स्पीकर्स के साथ। दोस्तों यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोशल कल्चरल मैसेज भी स्प्रेड किए जा रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी शारदा मैरिज एक्ट जैसे कानून प्रमोट कर रही थी। और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन और चीजें हो रही थी ये केवल आजादी के पहले तक सीमित नहीं है, आजादी के बाद भी कुंभ को सोशल चेंज के थ्रेटर की तरीके से यूज किया जाता था। यानी किसी भी ग्रुप को रिकॉग्निशन या किसी प्रॉब्लम में अटेंशन चाहिए होती थी तो ये कुंभ मेला एक बड़ी भीड़ के साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी था।